हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं द कंपैरिजन ऑफ बेस स्ट्रेंथ, और इससे पहले हम लोगों ने नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस का एक वीडियो देखा है विच वाज लेक्चर नंबर 35। तो इन केस यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ द बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हमारे सोचने का लॉजिक तो बेसिकली वही रहेगा जो पहले था। अच्छा, एनिलीन हम सभी जानते हैं क्या होता है भाई। बेंजीन रिंग पर अगर हम लोग एक, लेट से ये बेंजीन रिंग है और इस पर हम लोग अगर एक NH2 ग्रुप लगा दें तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग एनिलीन बोलते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इसीलिए ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। तो यहाँ पर हम लोग एनिलीन और उसके डेरिवेटिव्स का बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना सीखेंगे। जैसे लेट से मेरे पास एक क्वेश्चन से ही हम अपनी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल एनिलीन का है और दूसरा मॉलिक्यूल है जिस पे मैंने पैरा पोजीशन पर CH3 लगा दिया है। ठीक है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में मुझे बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो भाई क्या लॉजिक हो जाएगा हमारे सोचने का। अब देखो, जो लोन पेयर है वो तो दोनों ही जगह पर डीलोकलाइज्ड है। यहाँ पे भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है और यहाँ भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस CH3 ग्रुप का डिफरेंस है बेटा। ठीक है, एंड CH3 ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पर है तो वी ऑल नो कि ये कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, ये +H इफेक्ट लगाएगा। और अगर +H इफेक्ट लगाएगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी रहेगी वो उतनी आसानी से अपने लोन पेयर को H+ को डोनेट कर सकता है और उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट्स विल इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन होता है भाई? +M। तो +M से बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बढ़ेगी, फिर इसके बाद +H से बढ़ेगी और फिर इसके बाद +I से बढ़ेगी। ठीक है, ये सब इफेक्ट्स बेसिक स्ट्रेंथ को या बेस स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। ऑन द अदर हैंड कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे -I। अब -I इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा तो बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। -H और ज्यादा कम कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो बेस स्ट्रेंथ और भी ज्यादा कम हो जाएगी। और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ आएगी जब -M इफेक्ट लग रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लोग इस तरह सोचेंगे, ये सारे जितने प्लस वाले इफेक्ट्स हैं ये सब बेस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। इनमें से सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा +M, राइट। एंड ऑल दीज इफेक्ट्स, जितने भी नेगेटिव वाले इफेक्ट्स हैं, ये सब बेस स्ट्रेंथ को घटाएंगे और सबसे ज्यादा घटाएगा -M वाला इफेक्ट। ऑलराइट, तो इस तरह से बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब देखिए, तो यहां पर पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 2 एनिलीन्स दिए हुए हैं। फटाफट से उनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार जल्दी से। और इसमें लगा हुआ है NH2 एंड ऑन द पैरा पोजीशन आई हैव CCl3। और एक और एनिलीन दिया हुआ है, राइट, एंड इस एनिलीन में आई हैव CCl3 एट द मेटा पोजीशन एंड आई एम सपोज टू कंपेयर द बेस स्ट्रेंथ। तो फटाफट से सोचो बच्चों, क्या होना चाहिए आंसर। देखो, ये पैरा पर लगा है। ठीक है, CCl3 देखते ही, अगर तुम शुरू से वीडियोस देख रहे हो तो ये सब बातें याद हो गई होंगी अभी तक। CCl3 का इफेक्ट होगा -H इफेक्ट। यहां पर CCl3 मेटा पोजीशन पर लगा है तो यहां पर इफेक्ट होगा -I इफेक्ट। ज्यादा डोमिनेटिंग -H है, ये बेस स्ट्रेंथ को ज्यादा डिक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चुरा लेगा नाइट्रोजन के। ठीक है, तो किसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? -I वाले की रिलेटिव बेस स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। ओके, लेट्स डू सम मोर न्यूमेरिकल्स। एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 2 एनिलीन्स दिए हुए हैं। जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में बेंजीन रिंग को मैं गोला मार के बना देता हूँ। ठीक है, और पैरा पोजीशन पर वी हैव CH3 और दूसरा एक और एनिलीन दिया हुआ है इन विच पैरा पोजीशन पर आई हैव CCl3। तो इसमें CH3 है, इसमें CCl3 है। चलिए भाई बताइए, बेस स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करना है तो CH3 का इफेक्ट पैरा पोजीशन से जो अप्लाई होगा दैट विल बी +H,
CCl3 का इफेक्ट पैरा पोजीशन से जो अप्लाई होगा दैट विल बी -H। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये घटाएगा, तो इसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, +H वाले की बेस स्ट्रेंथ विल बी मोर। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स डू एग्जांपल नंबर 4। चलिए, तो हमारे सामने ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हैलोजन लगा हुआ है और दोनों में सेम हैलोजन है। ठीक है, और जब भी बेंजीन रिंग और सेम हैलोजन होता है, मैंने कई बार आपको ये बात बोली हुई है कि आप सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से सोचोगे। हैलोजेंस के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। तो यहाँ पर फ्लोरीन लगा है, इसका -I इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पर भी फ्लोरीन है, इसका भी -I है। ठीक है, -I होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो मेटा से -I का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, पैरा से -I कम होगा। तो -I अगर कम है तो इसकी बेस स्ट्रेंथ रिलेटिवली ज्यादा होगी। यहाँ पे मेटा पर है तो -I डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ये पास है, इसलिए यहाँ पे -I ज्यादा एक्सर्ट कर पाएगा फ्लोरीन, यहाँ पर -I कम एक्सर्ट कर पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के पहले हम लोग जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे एक बार CH3 लगा है, इफेक्ट है +H, यहाँ CD3 लगा है, इफेक्ट है +H, CT3 लगा है, इफेक्ट है +H। लेकिन CH में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकेस्ट होता है, इसलिए उसका +H सबसे ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम +H यही लगाएगा और ये मिनिमम +H लगाएगा। तो जितना ज्यादा +H होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर मैं इन्हीं तीनों ग्रुप्स को मेटा पोजीशन पर लगा देता तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट से आप आंसर सोचते, +I से आंसर सोचते। ठीक है, और +I सबसे ज्यादा किसका होता? CT3 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है जिसको ध्यान रखना है कि जब +H आता है तो CH का ज्यादा है, और जब +I आता है तो CT का +I मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर सेकेंड वाले की बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ क्लोरीन में लगेगा d ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कुछ बात समझ में नहीं आई। तो देखो, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि क्लोरीन का इन जनरल इफेक्ट तो +M होता है, लेकिन जब कार्बनाइन के सामने क्लोरीन आ जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि CH2+ और इसके सामने क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके +M इफेक्ट लगाएगा, और इस तरह से हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड Cl, और क्लोरीन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। लेकिन ऐसा तब होगा जब क्लोरीन कार्बोकटायन के सामने है। अगर क्लोरीन कार्बनायन के सामने आया, CH2 - Cl, ये बात पहले भी हो चुकी है, तो ऐसे केस में क्लोरीन एक दूसरा काम करता है प्यारे बच्चों, और वो शो करता है d ऑर्बिटल रेजोनेंस, केस 6 ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि क्लोरीन के पास वेकेंट d है। क्लोरीन सेकेंड पीरियड का है तो उसके पास वेकेंट d नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ये क्या करता है कि इस लोन पेयर को इधर डिलोकलाइज करा करके ये बना लेता है CH2 डबल बॉन्ड Cl, और क्लोरीन पर इस बार आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यू मस्ट कीप दिस इन माइंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक, कि क्लोरीन अगर कार्बोकटायन के सामने है तब तो वो +M इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन क्लोरीन अगर कार्बनायन के सामने है तो वो इस लोन पेयर को अपने अंदर d ऑर्बिटल रेजोनेंस के थ्रू डिलोकलाइज करवा ले रहा है। इसको कभी कभी कुछ किताबों में -M भी बोल दिया जाता है, क्योंकि एक तरह से लोन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है भाई। ठीक है, रेजोनेंस से मतलब रेजोनेंस के थ्रू लोन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस इफेक्ट को -M भी बोल दिया जाता है, बट बेटर नाम है d ऑर्बिटल रेजोनेंस यहाँ पर हो रही है। इट इज शोइंग d ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो अब चलते हैं जरा वापस से उस वाले एग्जाम्पल पर। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि अगर एनिलीन में हमने एक पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लगाया हुआ और एक बार फ्लोरीन लगाया हुआ है, ठीक है, जो बच्चा सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से अगर सोचे तो वो तो बोलेगा सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका तो -I ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, इसका -I ज्यादा है। पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर d ऑर्बिटल रेजोनेंस हो सकता है। कैसे, समझने की कोशिश करना। इस एनिलीन का लोन पेयर जब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, तो जैसे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप विजुलाइज करो, पाई सिग्मा लोन पेयर वाली रेजोनेंस है। ठीक है, तो ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में
और ये लोन पेयर चला जाएगा पाई में, ठीक है। तो इससे ऑर्थो पर लोन पेयर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जब दोबारा से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ये वाला पाई, ध्यान से देखो, ये वाला पाई, ये सिग्मा और लोन पेयर, तो ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, और ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, क्लोरीन के जस्ट सामने नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। मतलब मैं अगर आपको एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे बना के दिखा दूं, तो आप अगर एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, ठीक है, मैं सिर्फ एनिलीन एक बार लेके उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, तो इतनी आपको फील आ जानी चाहिए कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर लोन पेयर जाएगा। तो पहला रेजोनेटिव, पहला तो स्ट्रक्चर ये हो गया एक, है ना, ये एनिलीन हो गया। अब इसमें अगर रेजोनेंस करवाओ, तो रेजोनेंस करवाने पर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 और इस पर प्लस। अब दोबारा इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाओगे, तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि अब पैरा पर जाएगा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये बना के आप देख सकते हो, और यहाँ पर रहेगा NH2 और इस पर रहेगा प्लस चार्ज। तो अब देखो स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा है, और इसके आगे बनाओगे तो फिर से एक बार ऑर्थो पर आ जाएगा, राइट। तो जब रेजोनेंस हो रहा है तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर जा रहा है। अब क्लोरीन और फ्लोरीन में डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। क्लोरीन में डिफरेंस ये आएगा कि जब पैरा पर लोन पेयर आएगा, तो ये इस लोन पेयर को फर्दर डीलोकलाइज करवा लेगा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस से, और फ्लोरीन में जब यहां पर लोन पेयर आएगा, तो फ्लोरीन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस तो नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा पाएगा, -I इफेक्ट। तो ये लोन पेयर को ज्यादा डीलोकलाइज करवा रहा है, तो इसलिए जहां पर फ्लोरीन लगा हुआ है उसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्लोरीन ने यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस लगाया, अलग अलग हेलोजन है, तो हमने क्लोरीन के केस में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस से सोचा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा हो जाएगा, 7, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज, ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या हो रहा है कि हमको 4 एनिलीन डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं। एक में मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है CH3, तो इसका इफेक्ट हो गया +I। फिर दूसरे में पैरा पर लगा हुआ है CH3, तो इसका इफेक्ट हो गया +H। यहां पर पैरा पर लगा हुआ है CD3, तो अगेन इसका इफेक्ट हो गया +H। और यहां पर मेटा पर लगा हुआ है CD3, तो इसका इफेक्ट हो गया +I। +H इज मोर डोमिनेटिंग देन +I। +H इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, तो बेस स्ट्रेंथ को भी ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा +H CH3 का होगा, तो मैक्सिमम बेस स्ट्रेंथ इसकी हो गई नंबर 1। फिर इसके बाद CD3 का होगा नंबर 2। अब इन दोनों में +I लग रहा है, तो +I तो लेसर डोमिनेटिंग है +H से, तो ये 3 4 पे आएंगे, लेकिन इन दोनों में D का +I ज्यादा होगा, ठीक है। जब +H की बात थी तो H का ज्यादा था, लेकिन जब +I की बात है तो D का ज्यादा है, तो इसका +I ज्यादा होगा, तो ये हो गया नंबर 3, एंड दिस विल बी नंबर 4 इन आवर लिस्ट, ठीक है। अब अभी तक हमने जितने भी एनिलीन डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन किए हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार अगर फिर से एनालाइज करें क्विकली, तो आप नोटिस करोगे कि मैंने किसी भी क्वेश्चन में ऑर्थो वाली पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया है। एक बार अपनी तसल्ली के लिए फिर से देख लो, ठीक है, पैरा पे, मेटा पे, पैरा पे, पैरा पे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे मेटा, पैरा और पैरा 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 पैरा, सब में आप देख लो ध्यान से, हमने किसी भी एक भी क्वेश्चन में जो सब्स्टिट्यूएंट था वो ऑर्थो पोजीशन पर नहीं आया, ठीक। अब अगर ऑर्थो पोजीशन पर आ जाए तो क्या होगा। अब ऑर्थो पोजीशन पे जब एनिलीन में डेरिवेटिव आता है, ऑर्थो पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना है। जैसे हमने बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट सीखा था, ठीक है, उसी तरह हमें यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, जिसे हम लोग बोलते हैं द स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, जिसे हम लोग प्यार से SIP इफेक्ट भी बोलते हैं, SIP, ठीक है। SIP स्टैंड्स फॉर
स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन है क्या? बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लो मेरे पास कोई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, राइट? तो ये एनिलीन हो गया और इस एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाए, लेट्स से मिथाइल ग्रुप लगाए, CH3 लगाए, ठीक। अच्छा जी, अब ये बेस की तरह कब काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा जब ये H+ के साथ रिएक्ट करे, ठीक है। और H+ के साथ जब रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करना पड़ेगा, तभी तो बेस की तरह काम करेगा। तो नाइट्रोजन ये लोन पेयर H+ को डोनेट करके H+ के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसी तरह से वो H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, राइट? इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है अब ये sp2 से कन्वर्ट हो जाएगा sp3 में, ठीक है। इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। पहले ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2। अभी इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन जब sp2 से sp3 हुआ तो वो स्पेस में और फैल जाएगा, भाई ज्यादा बॉन्ड बन गए ना। पहले तो ये प्लेनर था, लेकिन अब sp3 हो गया नॉन प्लेनर, स्पेस में फैला। और बगल में इसके कौन बैठा हुआ है बच्चों? बगल में इसके बैठा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पर CH3 बैठा हुआ है। तो अब ये जो CH3 है ये क्या करेगा कि इस sp3 वाले NH3+ और CH3 इनके बीच में देयर विल बी रिपल्शन, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि बहुत पास पास आ गए हैं। और अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस कारण से क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। और इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो बेस स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली बात बस इतनी सी है कि एनिलीन में अगर ऑर्थो वाली पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो वो उसको प्रोटोनेट होने से रोकता है, रुकावट पैदा करता है ना। किस वजह से? ड्यू टू साइज फैक्टर। स्टेरिक मतलब रिलेटेड टू साइज, इनहिबिशन मतलब रुकावट। और किस चीज में रुकावट हो रही है? H+ एक्सेप्ट करने में रुकावट हो रही है, तो उसको हम लोग SIP या फिर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन कहते हैं, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्थो वाले डेरिवेटिव की या ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बेंजोइक एसिड में जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट था वो ज्यादा एसिडिक हो जाता था, ठीक है। इसको ध्यान, इसको ऑर्थो इफेक्ट मत बोल देना, ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड में था। इसका एक अलग नाम है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, कि ऑर्थो वाली पोजीशन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो वो प्रोटोनेशन होने में रुकावट पैदा कर रहा है, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं SIP। तो एक बार स्टेटमेंट हम लोग इसका लिख लेते हैं। स्टेटमेंट इसका क्या है? दैट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, इसकी वजह से होता क्या है? होता ये है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक as compared to बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती थी, लेकिन एनिलीन में ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट की वजह से बेस स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक एज कंपेयर टू मेटा एंड पैरा काउंटर पार्ट्स, मतलब उनके जो मेटा और पैरा वाले भाई बंधु हैं उनसे कम बेसिक होगा। तो अब ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट अगर किसी क्वेश्चन में मुझे दिख जाए तो वो तो सबसे लास्ट में मैं उठा के डाल दूंगा। किस वजह से? ड्यू टू SIP इफेक्ट। और बाकी सब में मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा लगा के कंपेयर करता रहूंगा, ठीक है बच्चों। तो आओ क्वेश्चन करते हैं कुछ हम लोग। लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1 ऑफ SIP। तो मेरे पास आप मान लीजिए कि एक एनिलीन है, ठीक है, और इस एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है। एक और दूसरी एनिलीन है, इस एनिलीन में मेरे पास मेटा पोजीशन पर CH3 लगा है, फटाफट नोट करिए। और एक और तीसरी एनिलीन है और इस एनिलीन में मेरे पास पैरा पोजीशन पर CH3 लगा है। मुझे क्या करना है? इन तीनों का बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करके देना है।
चलो भाई, तो ऑर्थो वाला तो भाई SIP की वजह से, ड्यू टू SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये तो नंबर 3 हो गया। इन दोनों में मैं सोच लूंगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से यहां लग रहा है +I, यहां लग रहा है +H, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या किया कि मैंने एनिलीन लिया, ठीक है, और एनिलीन में मैंने लगाया ग्रुप CCl3, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे, ठीक है। आप 3 अलग अलग स्ट्रक्चर चाहो तो कॉपी में बना के लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलो भाई, आपको बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है इसमें, तो क्या लग रहा है क्या ऑर्डर होना चाहिए? तो सबसे कम बेसिक तो ऑर्थो वाला हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू SIP। ऑर्थो वाला सबसे कम बेसिक क्यों हो गया? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन की वजह से। अच्छा, पैरा में लगेगा कौन सा इफेक्ट? तुम सब जानते हो, CCl3 का पैरा में -H लगेगा, ठीक है, और मेटा में -I लगेगा। तो ऑर्थो के बाद अगला नंबर आएगा पैरा का, और -I रिलेटिवली वीक है, तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पैरा में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -H, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा घटाएगा। मेटा में -I लग रहा है, तो ये मैं एसिडिक स्ट्रेंथ बोल गया। पैरा में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? पैरा में लग रहा है -H, तो ये बेस स्ट्रेंथ को ज्यादा कम करेगा, ठीक है। और मेटा में कौन सा लग रहा है? मेटा में लग रहा है -I, तो ये बेस स्ट्रेंथ को कम करेगा, बट उतना ज्यादा कम नहीं करेगा। और ऑर्थो में तो भाई आप देख सकते हो, ऑर्थो में तो SIP है, तो वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आइए एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि हमको 3 एनिलीन्स दिए हुए हैं, राइट, और एक एनिलीन में लगा है ऑर्थो पर CH3, दूसरा एक और एनिलीन हमें दिया हुआ है, ठीक है, और इस एनिलीन में ऑर्थो पर हमने लगाया है आइसोप्रोपाइल, यहां पर हमने लगाया था मिथाइल आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और एक और बच्चों तीसरा एनिलीन दिया है, जिस एनिलीन में हमने ऑर्थो पर लगाया हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल लगाया। तो इन तीनों का बेस स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करना है। अब ये तीनों ही ऑर्थो वाले हैं, ठीक है, बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तीनों ही ऑर्थो वाले हैं। तो अब आप देखो यहां पर क्या होगा भाई, SIP तो तीनों में लग रहा है, इसमें भी SIP है, इसमें भी SIP है, इसमें भी SIP है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। बट जितना ये बल्की ग्रुप होगा उतना ज्यादा SIP होगा, और जितना ज्यादा SIP होगा बेस स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, उतना ज्यादा इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में ढकेलेगा ना। तो इनमें बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक, फिर ये, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप छोटा है तो रिपल्शन होगा लेकिन कम होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रुप सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा रिपल्शन टर्शरी ब्यूटाइल के केस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कि हम लोगों के पास 2 एनिलीन्स हमें दिए हुए हैं। एक एनिलीन है NH2 और इसमें है मिथाइल मिथाइल C डबल बॉन्ड O एंड H, और दूसरा एक और एनिलीन हमें दिया हुआ है, ठीक है, और इस एनिलीन में यहाँ पे मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो अब एनिलीन के रिस्पेक्ट में तो ऑर्थो पोजीशन पर कहीं पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन यहां पर मेटा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड OH है। C डबल बॉन्ड O NO2 की तरह ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पर, ठीक है, sp2 है, और इसके बगल में लगे हुए हैं 2 बल्की मिथाइल ग्रुप्स। तो यहां पर बेटा हो जाएगा SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये रोटेट कर जाएगा, और रोटेट करेगा तो H मान लो पीछे की तरफ चला गया और ऑक्सीजन आगे की तरफ आ गया। तो फिर अब ये बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं रहेगा, और बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं रहेगा तो यहाँ बेंजीन रिंग के साथ -M कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। बेंजीन वाला रिंग मान लो बोर्ड के प्लेन में है, और ये C डबल बॉन्ड OH जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है वो रोटेट कर गया, बिल्कुल नाइट्रो जैसा ही। नाइट्रो वाला मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, वो भी sp2 था, ये भी sp2 है।
तो अब हाइड्रोजन मान लो पीछे की तरफ चला गया और ये ऑक्सीजन आगे की तरफ निकल के आ रहा है, तुम्हारे सामने पेपर से बाहर निकल के आ रहा है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि भाई इसका बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो ऐसा SIR वगैरह नहीं लग रहा है, ये यहाँ पर -m इफेक्ट लगाएगा, और यदि -m इफेक्ट लगाएगा तो बेस स्ट्रेंथ को घटा देगा। तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? पहला वाला विल बी मोर बेसिक देन दूसरा वाला। ठीक है, तो कुछ एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। चलिए, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दोनों नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इन दोनों में ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है बेटा, विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस? तो बहुत सारे बच्चे जो है बोलते हैं सर देखिए यहाँ पर क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, दिस पाई विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर एंड दिस लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई। और सर यहाँ पर तो दो दो तरफ से डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है? देखो, अगर तुम ऐसे नॉर्मली सोचोगे तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं, अगर तुम यहाँ पे रेजोनेंस कराने की सोच रहे हो। ठीक है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बनाऊं तो ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में एंड दिस लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, इधर आ गया O- और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो क्या इस तरह से रेजोनेंस संभव है इस मॉलिक्यूल में? क्या ये कहना सही होगा? तो अब जिन बच्चों ने ब्रेड्स रूल नहीं पढ़ रखा है उन्हें तो ये बात नहीं समझ में आएगी। ठीक है, बट मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने आपको ब्रेड्स रूल पहले पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके पहले वीडियो नंबर 34 में था ब्रेड्स रूल, राइट? तो ब्रेड्स रूल हमने पढ़ा है, और अगर ब्रेड्स रूल आपने पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये वाली जो पोजीशन है, दिस इज द ब्रिज हेड पोजीशन। और अगर ये ब्रिज हेड पोजीशन है तो यहां जो भी एटम लगा है वो sp2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर तुमने ये रेजोनेंस करा दिया, तो रेजोनेंस कराया तो फिर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन तुम sp2 बोलोगे, और sp2 बोलोगे तो ऐसा बोलना पाप है ब्रेड्स नियम के अनुसार। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो सकता है, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। और रेजोनेंस अगर नहीं हो रहा है तो दिस इज अ localized lone pair, right? And this is a delocalized lone pair. So which will be more basic? Obviously, the localized lone pair will be more basic. ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट एक दो कंपैरिजंस हैं, उनको भी देखते हैं। तो जैसे नेक्स्ट लेट्स से अगला क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन ये है कि हम लोगों के पास दो मॉलिक्यूल्स इस तरह से दिए हुए हैं, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और दो मॉलिक्यूल्स दिए हैं इस तरह से, एक मॉलिक्यूल ये है, और अभी पूरा कंप्लीट करते हैं इसे, पाई सिग्मा पाई 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 और पाई। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन। ठीक है, और दूसरा एक और मॉलिक्यूल दिया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेसिकली एक बुक है ऑर्गेनिक की, जेरी मार्श है ना, उसमें एक अलग से टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब कभी ना कभी जेई में किसी न किसी फॉर्म में पूछे जा रहे हैं या जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये उसी बुक से मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, जेरी मार्श बुक से। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए ध्यान से, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और थोड़ी सी नई टाइप की चीज है यहाँ पर, और इस मॉलिक्यूल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर और इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए, राइट? तो इन दोनों की हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है कि इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में विच इज द स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, तो इसमें देखो बाकी कोई फैक्टर से तुमने जो अभी तक पढ़ा है उस तरह से नहीं सोच पाओगे। यहाँ पे एक यूनिक फैक्टर है, और वो यूनिक फैक्टर ये है कि ये दोनों नाइट्रोजन जब पास पास होते हैं तो H+ जब इनको अप्रोच करेगा, ठीक है, H+ जब इनको अप्रोच करेगा तो ये दोनों नाइट्रोजन मिल करके इस H+ को ट्रैप कर लेंगे, कीलेट बना लेंगे, है ना, साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन जिसको हम लोग कहते हैं। ये दोनों नाइट्रोजन सेम साइड होने की वजह से ये दोनों मिल करके एक साथ H+ को ट्रैप करेंगे, और इसीलिए इस मॉलिक्यूल की बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन ऑपोजिट साइड पर है, तो ये इस टाइप से कोई कीलेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, इतनी दूरी से तो रिंग का फॉर्मेशन होगा नहीं। और इस टाइप की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पर
कीलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, दे आर वेरी बेसिक, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, है ना। इनफैक्ट इनके लिए एक नाम यूज किया जाता है, इनको बोला जाता है प्रोटॉन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मतलब क्या, सोख लेने वाली चीज। तो ये इतने ज्यादा बेसिक होते हैं कि प्रोटॉन स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं, एकदम सोख लेते हैं तुरंत प्रोटॉन को, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कीलेट। दोनों नाइट्रोजन एक साथ मिल करके इस H+ को ट्रैप करते हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। इसी टाइप का एक मॉलिक्यूल और होता है, प्रोटॉन स्पॉन्ज का ही एग्जांपल, उसका भी स्ट्रक्चर मैं बना के आपको दिखा देता हूं एक बार, राइट। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये कभी जेई में आ जाए, ठीक है। तो एक और प्रोटॉन स्पॉन्ज का एग्जांपल आपको मैं दे दे रहा हूं। दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर हमको अगर आंसर पहले से पता होगा तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, राइट। सो दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो अ प्रोटॉन स्पॉन्ज, ये भी एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। इट इज अ प्रोटॉन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मतलब सोख लेने वाली चीज, ये S लिखा है, क्योंकि इसके पास जब H+ आएगा तो ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ उस H+ पर धावा बोलेंगे और ये कीलेट बना लेंगे, उसको ट्रैप कर लेंगे H+ को अपने पास, राइट। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी एक प्रोटॉन स्पॉन्ज का एग्जाम्पल है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, राइट। तो कुछ और इस तरह के एक दो एक्सेप्शनल केसेस देखते हैं हम लोग। जैसे एक बड़ा मशहूर मॉलिक्यूल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गुवानिडीन, ठीक है। तो गुवानिडीन क्या है, NH2, दिस इज अ वेरी फेमस मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड NH2 एंड डबल बॉन्ड NH, राइट। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं गुवानिडीन, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसको ध्यान रखें सब लोग, गुवानिडीन है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों, ये मैं आपको समझाता हूं। तो अब ऐसा क्यों है भाई, तो पहले तो गुवानिडीन में ध्यान से देखिए कि 3 नाइट्रोजन एटम्स हैं, है ना। इस वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा ऑब्वियसली। तो 3 नाइट्रोजन के एटम्स हैं गुवानिडीन में। लेट्स कॉल दिस अल्फा, लेट्स कॉल दिस बीटा एंड लेट्स कॉल दिस गामा, ठीक है। तो इन तीनों नाइट्रोजन में से सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है, H+ को अपना लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, विच नाइट्रोजन इज द मोस्ट बेसिक, ठीक है। तो ये बात आप कैसे सोचोगे भाई, कौन सा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक है। तो ये सोचना बहुत ही आसान है। इस मॉलिक्यूल में पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बना लो तो ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा और ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, ठीक है। या उसी तरह से इधर से भी रेजोनेंस करा सकते थे, ये पाई लोन पेयर में और ये लोन पेयर पाई में। इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और होगा, राइट। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, तो अब देखिए यहां क्या होगा कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है, जैसे हमें पता करना है कि भाई इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन पे तो चार्ज डेंसिटी और बढ़ जाएगी ना रेजोनेंस की वजह से, जैसे एक लोन पेयर इसके पास है पहले से, ठीक है। और अगर आप किसी भी नाइट्रोजन के साथ रेजोनेंस करवाओगे, ठीक है, तो इस लोन पेयर को पाई में डालोगे और इस पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट करोगे, तो एक लोन पेयर इसके पास और आ जाएगा रेजोनेंस करने के बाद, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर्स डीलोकलाइज्ड हैं, ठीक है। वेयर एज जो इस नाइट्रोजन पे C डबल बॉन्ड N वाला जो नाइट्रोजन है, दिस लोन पेयर इज अ लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। तो कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सो मोस्ट बेसिक विल बी गामा, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन विल बी गामा वाला नाइट्रोजन। अब सवाल आता है कि सर ठीक है, चलिए ये बात तो समझ में आ रही कि सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन है, बट इस गुवानिडीन को आप एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोल रहे हैं, व्हाई इज इट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसका कारण ये है कि आप इसका कॉन्जुगेट एसिड जरा एक बार बनाओ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग एक बार चलते हैं और फिर से गुवानिडीन का मॉलिक्यूल देखते हैं, NH2C डबल बॉन्ड NH, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, और यहां पर NH2, इस वाले नाइट्रोजन पर भी एक लोन पेयर, इधर भी एक लोन पेयर। तो ये नाइट्रोजन सबसे बेसिक है। अब मान लो कि ये H+ के साथ रिएक्ट करे, है ना।
तो अभी मैंने बताया कि दिस इज द मोस्ट बेसिक लोन पेयर, इस नाइट्रोजन पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो ये H+ को डोनेट हो गया, और ये H+ को डोनेट हो गया तो इससे बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और वो कॉन्जुगेट एसिड प्यारे बच्चों एक बार देख लो कैसा बनने जा रहा है, डबल बॉन्ड N और उससे लग जाएगा H2 और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इनका लोन पेयर अभी इंटैक्ट बचा हुआ है। तो अब इस कॉन्जुगेट एसिड Ca मतलब कॉन्जुगेट एसिड ऑफ गुआनिडीन में आप रेजोनेंस अगर कराओ पाई पाई सिग्मा लोन पेयर, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। दिस पाई कन्वर्ट्स इनटू लोन पेयर एंड दिस लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू पाई। तो देखो भैया क्या बन गया, इससे बन गया C सिंगल बॉन्ड NH2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड NH2 और इधर आ गया प्लस और सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। और इसी तरह से फिर से इधर वाले से रेजोनेंस करा दो, इस पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट कराओ, इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कराओ, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि 3 इक्विवेलेंट RS। तो 3 इक्विवेलेंट RS बन रहे हैं किसके, कॉन्जुगेट एसिड के। इसलिए कॉन्जुगेट एसिड बहुत ज्यादा स्टेबल है और इसीलिए गुआनिडीन एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसको गुआनिडीन बोलते हैं, नाम भी याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन दिया जाए आपको कि मेरे पास गुआनिडीन टाइप के ही 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, सो लेट्स से पहला मॉलिक्यूल तो है C डबल बॉन्ड NH और लोन पेयर है, इधर लगा हुआ है NH2 एंड इधर लगा है NH2, पहला मॉलिक्यूल ये दिया है। दूसरा मॉलिक्यूल दिया है C डबल बॉन्ड NH, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, एक साइड लगा है मिथाइल और एक साइड लगा है NH2, गुआनिडीन में ही हमने कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। और तीसरा है C डबल बॉन्ड NH, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, एक साइड लगा है CH3 और इधर भी लगा है CH, ठीक है। तीनों नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस हैं, तुमको बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो ये जब प्रोटोनेट होगा तो ये 3 इक्विवेलेंट RS बनाएगा, ठीक है, 3 इक्विवेलेंट RS बनाएगा। इसमें भी ये वाला नाइट्रोजन जब प्रोटोनेट होगा तो इधर से रेजोनेंस होगा, ठीक है, इस साइड से रेजोनेंस होगा, ये CH3 तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो इसके 2 ही इक्विवेलेंट RS बनेंगे। और इसमें जब ये प्रोटोनेट होगा तो यहां तो रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा, तो इसमें नो रेजोनेंस, ठीक है। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये नाइट्रोजन प्लस M लगा के अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर भेजेगा और ये वाला नाइट्रोजन भी प्लस M लगा के अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर भेजेगा। इसमें इस CH3 का प्लस H होगा, लेकिन इस नाइट्रोजन से रेजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर भेजेगा, लेकिन इसमें दोनों CH3 का प्लस H ही इफेक्ट रहेगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास रहेगी, फिर इसके पास, फिर इसके पास। सो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर विल बी दिस, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं, यहां पर हमारे पास लगा हुआ है NH2, ठीक है, और इधर है मिथाइल ग्रुप्स, और दूसरा हमारे पास लगा हुआ है NR2 NCH3, एंड माय डियर फ्रेंड्स रिमेंबर दैट NR2 इज अ बल्की ग्रुप, ठीक है। तो इन दोनों में किसका बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका बेस स्ट्रेंथ मच मच ग्रेटर देन दिस होता है, ठीक है, ये तो आंसर है। अब कैसे सोचा जाए भाई, क्यों इसका बेस स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा हो गया? तो देखो यहां पे आप सोच रहे होगे सर SIP होगा, तो SIP होगा सर इसका बेस स्ट्रेंथ कम हो जाना चाहिए, और सिर्फ अगर SIP से सोचें तो सर यहाँ तो और भी बल्की ग्रुप है तो इसका बेस स्ट्रेंथ तो और भी ज्यादा कम हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन बच्चों SIP मैंने तुम्हें किसके लिए पढ़ाया था? एनिलीन के लिए, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ये NR2 ग्रुप पहले से ही एक बल्की ग्रुप है, NH2 बल्की ग्रुप नहीं होता था, NR2 बल्की ग्रुप है, और इधर मिथाइल भी लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये NR2 और इधर मिथाइल, तो इसमें क्या होगा, पहले ही हो जाएगा SIR, ये रोटेट कर जाएगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, प्लेन के बाहर चला जाएगा, और प्लेन के बाहर चला जाएगा
तो बेंजीन रिंग के साथ अब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं रह जाएगा ये लोन पेयर, भाई ये रोटेट कर गया, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं हो रही है, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं हो रही है, तो ये लोन पेयर है एक लोकलाइज्ड लोन पेयर, और यहां पर लगेगा SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, प्लस ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में भी जा रहा है, और ये एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये एक प्योर लोन पेयर है। देखो यहां SIR नहीं हो सकता बिकॉज NH2 इज नॉट अ बल्की ग्रुप, बट NR2 इज अ बल्की ग्रुप, तो ये पहले ही रोटेट कर गया, प्लेन से बाहर चला गया, ठीक है। तो पहले ही अगर प्लेन से बाहर चला गया तो उसकी वजह से ये लोन पेयर का रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ खत्म हो गया, राइट, और रेजोनेंस अगर बेंजीन रिंग के साथ खत्म हुआ तो ये प्योर लोन पेयर है, तो इस वजह से इसका बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। एक दो इलस्ट्रेशन आपको और करवा देते हैं जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए चलिए हम लोग एक दो और एडवांस लेवल के थोड़े प्रॉब्लम्स देखते हैं, और फिर उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग कंक्लूड करेंगे, और नेक्स्ट फिर हम लोग जनरल बेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस पर ही एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल में 3 नाइट्रोजन है, दिस इज नाइट्रोजन 1, दिस इज नाइट्रोजन 2 एंड दिस इज नाइट्रोजन 3, ठीक है। हमें इन तीनों नाइट्रोजन्स को उनके बेसिक स्ट्रेंथ के आधार पर अरेंज करना है, ठीक है। वी हैव टू अरेंज दीज नाइट्रोजन्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर, तो इनके बेस स्ट्रेंथ के आधार पर हमें इन्हें अरेंज करना है। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा भाई, देखिए, तो पहले जरा नाइट्रोजन्स को पहचानिए। दिस इज नाइट्रोजन नंबर 1, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, किस तरह से, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में और ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, ठीक है। जब ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा तो इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, ये वाला लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है, ये इधर C डबल बॉन्ड O के साथ दो C डबल बॉन्ड O, जिसका कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग -M होता है, उसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो जो 2 पर लोन पेयर है वो एक लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है, और साथ साथ वो देखिए गुआनिडीन जैसा सिस्टम भी आपको वहां नजर आएगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक इसमें 2 है, फिर उसके बाद 1 है, क्योंकि 1 C डबल बॉन्ड C, या ऐसे समझ लो C डबल बॉन्ड N के साथ रेजोनेंस कर रहा है और एक ही तरफ रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। और लीस्ट बेसिक 3 होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, C डबल बॉन्ड O के साथ वो डीलोकलाइज्ड है। C डबल बॉन्ड O तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ 3 वाले की हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, देखिए यहाँ पे 4 नाइट्रोजन दिए हुए हैं, नाइट्रोजन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इन चारों को हमें बेस स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाना है। तो 3 वाला लोन पेयर एक प्योर लोन पेयर है, और 2 पर जो लोन पेयर है उसमें नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है अगर इसको रेजोनेंस करवा दें तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। एक लोन पेयर पहले से, एक और लोन पेयर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन अगर किया जाए तो सबसे ज्यादा बेसिक 2 वाला होगा, फिर उसके बाद 3 वाला होगा। अच्छा, 1 और 4 ये दोनों लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं, ठीक है। ये पाई इधर जाएगा, ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, और उसी तरह से ये पाई नाइट्रोजन पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज ले आएगा, और ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों लोन पेयर्स डीलोकलाइज्ड हैं, बट जो 4th वाला है वो C डबल बॉन्ड O, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग -M होता है, उसके साथ डीलोकलाइज्ड है, और ये C डबल बॉन्ड N के साथ डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। ये वाला 1 का लोन पेयर C डबल बॉन्ड N के साथ डीलोकलाइज्ड है। तो इनकी बेस स्ट्रेंथ का कंपैरिजन होगा कि 1 आ जाएगा और लास्ट में लीस्ट बेसिक विल बी 4, ठीक है। तो ये हमने कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स किए। 1 और 4 में कैसे, एक बार सोचा है, फिर से देख लीजिए। 4 वाला जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस कर रहा है C डबल बॉन्ड O सिस्टम के साथ, और 1 वाला जो लोन पेयर है वो C डबल बॉन्ड N के साथ कर रहा है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O का -M बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग -M होने की वजह से इसकी बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इनफैक्ट ये जो फंक्शनल ग्रुप अगर पूरा देखो तो ये फंक्शनल ग्रुप एक अमाइड की जैसा है, और अमाइड जो है वो इनफैक्ट
वीक एसिड्स होते हैं वो बेस होते भी नहीं है, बहुत कम उनकी बेस स्ट्रेंथ होती है। अमाइड्स को हम लोग एसिड्स की तरह लेते हैं। तो अगर बेस स्ट्रेंथ आप कंपेयर करोगी तो 2 की सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 1, फिर 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन और उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस किए। एक छोटा सा वीडियो हम लोग और देखेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल बेसिस के बारे में, एंड वी विल स्टार्ट विद द फीजिबल एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो एसिड बेस में हमको एक लास्ट टॉपिक और पढ़ना है विच वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।